सारे पिक्चर्स भी है तो आपको रियल भी पता चलेगा। अगर अब बुक के बारे में बताया जाए तो ये बुक है एक सिगल पक्षी की, जो आपने पता होगा सागर पक्षी बोलते हैं हम लोग उसको, सागर पंखी गुजराती में सागर पंखी, सागर पक्षी सिगल, जो आप जनरली वो ओशन के पास रहते हैं और उनका जनरली काम होता है किनारे से जहां पर उनको खाना मिले वहां तक जाए फिर वापस किनारे पे आ जाए। तो बुक के जो इनिशियल स्टेज में काफी अच्छा लिखा गया है कि दिस इज टू द जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, जो हम सब में जीवित है। तो हम सभी की लाइफ एक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की तरह ही है कि हम अपनी लाइफ को उसके साथ रिलेट कर सकेंगे। और ये बुक की शुरुआत में दिखाते हैं कि सुबह का समय है और समुद्र की लहरों पे सूरज की धूप चमक रही है और अकेले अकेले एक सीगल पक्षी है वो उड़ रहा है, कुछ उड़ने का अभ्यास कर रहा है और 100 फीट की ऊंचाई पे वो उड़ रहा है। फिर दोनों पैरों को आपस में मोड़ के ही इज जस्ट ट्राइंग टू फ्लाई, काफी ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कई बार उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। और साधारण तौर पे जो सिगल पक्षी होता है वो ऐसे हड़बड़ाते नहीं है, तो उनके लिए उड़ान के दौरान अगर वो गिरे तो उनके लिए बहुत शर्म की बात होती है। मगर ये जो सिगल पक्षी है हमारा, जिसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सिगल, तो उसको इस सब की पड़ी नहीं है कि मैं गिर भी जाऊं, मैं फेल भी हो जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फिर अपना काम चालू रखता है। और ज्यादातर जो ये बुक पुस्तक है इसका 3 पार्ट में हम ये पहला भाग उसका प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले पार्ट में दिखाया गया है कि एक सिगल की लाइफस्टाइल क्या है। तो सिगल पक्षी जैसे वो अपनी ऐसी उड़ान करता रहता है और ज्यादातर जो सिगल है उनका जीवन सीमित रहता है किनारे से खाना खाना, उड़ना, बस। उसके अलावा और कोई काम नहीं होता उनका, उसका जीवन बस उसी से होता है। लेकिन जो हमारा जोनाथन है, इस जो बुक का मेन कैरेक्टर है जोनाथन लिविंगस्टन स्टिगल, उसके लिए सिर्फ खाने का मकसद नहीं था, उसका था कि उड़ना, मैं कैसे अच्छे से उड़ सकता हूँ, कि मेरा जीवन का मकसद उड़ना है, खाना नहीं है। खाना तो अलग चीज है। और ज्यादातर उसके ग्रुप के, उसके माँ बाप से लेके जो सिगल का ग्रुप रहता है उनका मकसद रहता है भाई हमें उड़ो, खाना खाओ फिर वापस आ जाओ। तो यही उनका वही है कि हमारा ये उड़ने का क्या जरूरत है। तो उसके माँ बाप उसको बहुत बोलते हैं, सिगल पक्षी जो जोनाथन के माँ बाप होते हैं उसको बोलते हैं कि भाई तू ऐसा अलग क्यों उड़ रहा है, तू खाना खा, लोग जैसे खा रहे तो तुम दूसरे सिगल्स की तरह क्यों नहीं रह रहे हो, तुम ये अलग चीजें क्यों कर रहे हो, उससे क्या फायदा हो रहा है तुम्हें, उससे कोई फायदा, तुम्हारी हालत देखो, तुम खाते पीते नहीं, एकदम हड्डी पसली बाहर आ गई है। तो सिगल बोलता है कि कोई नहीं, कि मैं ट्राई करता हूँ ऐसा करने का भी, एक नॉर्मल सिगल की तरह भी रहने का ट्राई करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो आकांक्षा थी उड़ने के लिए, नया उड़ने की उड़ान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो जैसे हम ये पहले पार्ट को अगर हम समाज से भी जुड़े, हमारे सामाजिक कंडीशन में, तो वी आर वेरी मच बाउंड टू सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन, जो नॉर्म्स हमने बना दी है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे इवन रिलीजियन ने एक बांध के रखा हुआ है। तो हम इसको काफी रिलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को, कि आज कोई बच्चा भी होगा कुछ नया करने जाए तो उसको काफी, इंडिया में ऐसा ही रहता है कि भाई बैठ जाओ, यही काम है अपना, यही है कि जॉब करो, पहले नौकरी लो, अच्छा पढ़ो, 10वीं 12वीं में लाओ कोई अच्छे परसेंटेज, जैसे मैंने भी लाया था अपनी लाइफ में। तो मैं काफी रिलेट करता हूँ इसको मेरी लाइफ से। और फिर वापस अच्छी जॉब करो, अच्छी कॉलेज में जाओ, नौकरी, शादी, बच्चे, और वही प्रोसेस चलते रहते हैं। पर जोनाथन है वो इससे अलग था, वो बोला कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो उड़ना है। और उड़ने की सबसे हाईएस्ट स्पीड उसको हासिल करनी थी। कहीं ना कहीं वो अटक जाता था, रुकता था, तो हर बार वो ट्राई करता था। कई बार उसने फिर वापस ट्राई किया कि चलो भाई मैं और भी ऊपर जाता हूँ। तो उसके पापा ने बोला कि भाई तू उड़ने से तेरे को खाना मिलेगा क्या, अपना काम है तो मछली पकड़ने का, तो उस पर फोकस करना। उड़ता रहेगा तो उससे खाना क्या मिलेगा, तो उड़ता ही रहेगा। तो व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द फिश, कि तुम्हारा जो फूड है उस पर फोकस करो। तो उसने बोला कि चलो भाई ऐसा भी सही है। तो उसने धीरे धीरे ऐसा किया कि वापस ट्राई किया। तो एक बार वो काफी उड़ रहा था, काफी हजारों फीट ऊपर गया, और वहां से फिर उसने नीचे आने का ट्राई किया। तो करते करते कहीं ना कहीं उसका बैलेंस गया और गिरा वापस, लड़खड़ा गया। तो वापस उसका उत्साह टूट गया वहां से, कि भाई मैं उड़ नहीं पाऊंगा। पर अंदर से ये सब आवाजें आने लगी कि भाई सिगल है तू, सिगल का क्या है कि हमारा काम उड़ना ही है, अगर हम ज्यादा उड़ सकते कुछ और करते तो कुछ अलग होते ना, हम लोग सिगल है। तो ये अंदर से उसकी ऐसी आवाज, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो और दूसरे सिगल का काम वही था कि खाओ पियो लड़ो झगड़ो, तो वही चीज से तो अपने आप को फिर वापस उसने बोला कि नहीं यार मैं ये सब नहीं करूंगा। तो वापस उसका फेलियर से वो थोड़ा हिल गया,
तो वापस टूट गया। उसने बोला मेरे पापा बराबर बोलते थे यार मुझे नॉर्मली रहना चाहिए, खाना खाना, फिश करो, लड़ो झगड़ो खाने के लिए और खत्म करो। तो फिर वैसा उसने ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं उसका जो अंदर का था प्रेरणा, अंतर प्रेरणा जो उसकी बोल सकते हैं, वो डिजायर उसको वापस उड़ने के लिए ही प्रेरित करती थी। तो फिर वापस उसने देखा कि चलो भाई एक बार और ट्राई करता हूँ, तो रात को उसने चालू किया उड़ने का। और उड़ने से उसको धीरे धीरे फिर वापस आवाज आई कि तेरा उड़ने का काम है, अगर उड़ना होता तेरे दिमाग में कुछ नक्शे होते, तेरे पंख बाज जैसे होते, बाज की स्पीड से तो उड़ता। तो फिर उसको क्लिक हुआ कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो उसकी पंख जो होती है तो विंग टिप्स, तो उसको छोटी करनी पड़ती है। जैसे ज्यादा लंबी उड़ान करनी है बाज का वैसा ही रहता है, विंग टिप्स से वो उड़ता है, तो उसको पंख को छोटा करना पड़ेगा। तो उसका वो आइडिया लग गया, तो उसने वैसे ट्राई किया। तो 2000 फीट, 3000 फीट, और उसका स्पीड भी काफी बढ़ाया उसने, 50, 100, 150 माइल नहीं, एकदम बहुत ही, तो कॉन्फिडेंस उसका बहुत ही ऊपर आ गया कि क्या बात है, सही है। ही वाज लाइक एन हाईएस्ट, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, सबसे ज्यादा उड़ने वाला सीगल था। तो अंदर से बहुत ही खुश हो गया वो कि क्या बात है यार, मुझे शाबाशी मिलेगी। और एक बार सुबह में जब उनका जो झुंड होता है सीगलों का, जहाँ झुंड रहता है ना, वहां ऊपर से वो उड़ान लगा के आया उनके सबसे सामने, सबने देखा कि वाह। फिर सब सीगल्स ने उसको बुलाया, तो वो बहुत ही નીતિનભાઈ તમારો અવાજ નથી સંભળાતો. હમણાં લાસ્ટ થોડું हेलो, હવે सुन रहे हो? સંભળાઈ ગયું. હવે સંભળાઈ ગયું. हाँ जी, या तो फिर उसने उड़ान लगाई। फिर वहां पे इसको लगा कि चलो भाई आज तो मेरा सम्मान तो, वो कबीले के जो वडील थे, उनके जो भी ग्रुप लीडर थे सिगल के, उसने बुलाया उसको, सबके सामने उसको खड़े रहने को बोला। तो दैट इज थोड़ा अपमानजनक चीज है वहां पे ऐसे बीच में खड़ा रहना। तो उसने बोला कि भाई तू बहुत ही बेजवाबदार है, गैर जिम्मेदारी है, और तू ये करके क्या प्रूव करना चाहता है, तू हमारे यानी ग्रुप से बाहर निकलना चाहता है, तो ये बराबर नहीं है कि तूने हमारे नियमों को तोड़ा है। तो सिगल चौंक गया यार, कि उसने बोला यार मुझे तो लगा मुझे सम्मान मिलेगा, इतना मैंने एक लिमिट क्रॉस की है, अलग आपको उड़ने सिखाया है कि एक स्वतंत्रता, मुक्तपन कैसे आप उड़ सकते हो, आपकी सीमाएं कैसे आगे बढ़ा सकते हो, तो वो मैंने सिखाया। और उसके लिए आप मुझे ही ऐसा बोल रहे हो बेजवाबदार, तो मुझसे ज्यादा जवाबदार तो और कौन हो सकता है कि जिन्हें ये लिमिट को निकाल के एक नया लिमिट सेट किया, एक नई आकांक्षा, और आप उड़ के और भी अंदर जाके आप डुबकी लगा के और भी अच्छी मछलियां पकड़ सकते हो, अगर आप ऊपर उड़ना आपको आएगा तो लोगों ने बोला कि नहीं ये सब गलत है और आपको निकाला जा रहा है कबीले से। ही वॉज वेरी मच शॉक। तो उसको अपने कबीले से निकाल दिया गया और बोला कि अब वापस तुम कभी नहीं आओगे, अब तुमने यहाँ का नियम तोड़े। और किसी ने देखा भी नहीं उसको। तो लेकिन वो भी, उसको लगा थोड़ा अंदर से अपसेट हुआ कि यार मैं जिन लोगों के लिए एक नया मार्ग ढूंढ रहा हूँ, एक नई मुक्ति का मार्ग, ये जो अपनी सीमाओं को सीमित करके जी रहे हैं छोटी सी, उससे बाहर निकल के एक नया मार्ग ढूंढ रहा हूँ, उसको भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो दुखी होके चला गया। लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस चालू रखी कि आगे उड़ना है उड़ना है, तो खुद ही अलग अलग तरीके से वो ट्राई करता था। उसने काफी सारी नई टेक्निक्स निकाल दी, जिसको खाना भी अच्छे से मिलता था। वो नई नई टेक्निक से नदी के समंदर के अंदर और भी अंदर जाके वो मछलियां निकालता था। बारिश या कुछ भी हो, कितने भी तूफान हो, तो भी वो उड़ने का टेक्निक, जब बाकी सिगल बैठे रहते थे वो उड़ ही नहीं पाते थे डर की वजह से, लेकिन उसने ये सब निकाल दिया था। बहुत सारी टेक्निक उसने निकाली, और टेक्निक से उसको काफी कॉन्फिडेंस आया, चलो भाई ये काफी अच्छा है। और एक बार ऐसे ही उड़ रहा था ऊपर, तो उसको दो एकदम तेजस्वी सिगल, दूसरे दो सिगल उसके बाजू में दिखे। तो बोले कि ये कौन है यार, इतना तेजस्वी और इतना अच्छा उड़ रहा है। तो उसने बोला कि चलो मैं इनका परीक्षा लेता हूँ। तो उसने अलग अलग टेक्निक उनके साथ ट्राई किया, ऊपर गया हाईएस्ट स्पीड पे, नीचे गया, आजू बाजू पूरे जो भी उसने टेक्निक सीखी थी उनके साथ वो कर रहा था। और वो दोनों सिगल भी उसके साथ ही वो आराम से कर रहे थे। तो उसको लगा कि नहीं ये लोग तो सही है, कुछ वो आता है अच्छे से उड़ने का, या समथिंग डिफरेंट। फिर वो दोनों सिगल ने बोला कि जोनाथन, हम तुम्हारे भाई है, कि तुम हमारे कबीले से ही हो। तो जोनाथन बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो निकाला गया है, तो मैं कोई कबीले का नहीं, मैं अभी अपने क्या नात बार हो गया, जो अपने नात से निकाल गया हूँ, तो अभी कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, कि तुम अलग हो, इन लोगों से अलग हो, लेकिन हमारे कबीले के हो। तुम्हारी एक स्कूल खत्म हुई, इस कबीले में एक स्कूल था, अभी तुम्हें दूसरी स्कूल में जाना है हमारे साथ, तो हमारे साथ चलो। और वो फिर उनके साथ जा रहा है। तो ये पहला भाग है, ये जो पुस्तक का पार्ट 1 है, जिसमें दिखाया गया है कि एक
समाज, जैसे मैंने बताया कि एक समाज ने, हमारी समाज ने जो रचनाएं की है उससे कितने सारे ड्रीम्स टूट रहे हैं युवाओं के या किसी के भी, और तो अभी हम लोग निकल नहीं पाते उस चीज से। तो जोनाथन ने उस चीज को पकड़ के वहां से निकला हो, तो उसकी निकला, अच्छे के लिए निकला, तो अभी लोगों ने उसको बाहर नेगेटिव किया कि भाई ये बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पार्ट वन में पूरा फोकस वही था कि एक हमारी जो सोसाइटल कंडीशन है आज की समाज की, जो पहले भी थी जब लिखा गया था, तो उसी पे उसने फोकस किया हुआ है। अभी आ रहा है पार्ट टू। तो अभी जैसे ही जोनाथन वो दोनों सिगल के साथ जा रहा है, तो वो लोग अलग दुनिया में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही आकाश में ऊपर जा रहे हैं, तो उसको और भी अच्छा लग रहा है, स्वर्ग जैसा लग रहा है कि तो काफी अच्छा, वो और भी हल्का महसूस हो रहा है, और भी फ्रेश महसूस हो रहा है। उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसके अंदर नई एनर्जी आ रही है, उसका अंदर का यानी बॉडी स्ट्रक्चर भी उसको अच्छा लग रहा है। तो पूरा कि ये कुछ अलग जगह जा रहे हैं, कि स्वर्ग की तरह जा रहे हैं। और फिर जैसे ही वो ऊपर जाते हैं, तो एक अलग ही दुनिया उनको दिखती है। तो वहां पे कुछ ऐसे ही 12-13 और भी सिगल वहां रहते हैं। तो उसने बोला ये कहाँ है, तो कि एक नई दुनिया है हमारी, ये सब भी तुम्हारे जैसे ही अलग कुछ करना चाहते थे, और उनको एक अलग दुनिया में हमने बनाया हुआ है। सब लोग वहां पे, उसको लगा कि ये तो काफी अच्छे हैं, और वो कंपेयर कर रहा है कि ये दुनिया ऐसी, यहाँ पे उसने देखा कि हर एक सिगल एक अपनी उड़ान की कोशिश कर रहा है, नई नई टेक्निक्स यूज कर रहा है। तो यहाँ पे सब सिगल सीखना चाह रहे हैं, और वहां पे जब मैं पृथ्वी पे था, तो वहां पे सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जैसे हमारे सोसाइटी में होता है, समाज में एक दूसरे के टांग खींचो, ये खींचो, हो रहा है। और यहाँ पे एक अलग ही दुनिया है, लोग अपने ड्रीम्स के लिए कि सबसे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो उसको ये बहुत ही अच्छा लगा, एक सकारात्मक लगी। और वहां का सुलवीन करके था और चियांग, वो दो सिगल के नाम है, वो वहां के हेड थे उस टाइम पे, सुलवीन एंड चियांग। तो सुलवीन उसको बताता है कि नहीं यार काफी अच्छा है, और वो प्रैक्टिस चालू करता है अपना धीरे धीरे, और वो प्रैक्टिस में और भी अच्छा हो रहा है। तो सुलवीन भी बोल रहा है कि तुम बाकी लोगों से काफी और अच्छा कर रहे हो, काफी और बढ़िया कर रहे हो। और कर करके भी उसको अंदर से सवाल आ रहा है कि अभी आगे क्या, ये कर करके। तो चियांग करके जो उनका मेन हेड होते हैं, काफी एजेड होते हैं, उस चियांग इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिगल। तो उसको पूछता है कि हम इसको करके कहाँ जाएंगे, आगे क्या है, इसके बाद क्या, कि स्वर्ग, स्वर्ग क्या होता है, यही स्वर्ग है, अगर मैंने हाईएस्ट सब भी पा लिया तो स्वर्ग मिलेगा मुझे। तो चियांग उसको समझाता है कि स्वर्ग और ऐसा कुछ नहीं है, कि स्वर्ग नहीं, आप जब भी तुम अपने आप को पूर्णता प्राप्त करोगे, हाईएस्ट स्पीड प्राप्त करोगे, तो वही स्वर्ग होता है। कोई अलग दुनिया नहीं है स्वर्ग, स्वर्ग यही है, पर यू हैव टू अचीव योर हाईएस्ट स्पीड बेस्ट। और स्पीड कोई नंबर से नहीं होगा कि तुम 50 माइल जाओ, 200, 1 लाख, वो सीमित होता है नंबर से। और पूर्णता जो होती है, संपूर्णता, वो कोई नंबर से सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। और वो जो तुम जहां उड़ रहे हो उसमें प्रेजेंट रहोगे, वही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। तो ये चीज उसको बता रही है कि माइंडफुलनेस, आप जहां भी हो वहां पे रहो स्थित। यानी जैसे हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो छोड़ के हम संपूर्ण वहां पे ही रहे। तो चियांग उसको वही बताता है कि तुम वहां पे ही रहोगे, तो वही तुम्हारा बेस्ट है। और फिर चियांग उसको बताता है कि तुम्हारा, वो बोल रहा है कि कितनी स्पीड, जो भी उसने अलग अलग टेक्निक्स उसको सिखा रहा है चियांग, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ दिक्कत हो रही है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम मन से सोचो, जो भी तुम्हारी लिमिटेशन है वो दिमाग से होती है, दिमाग विचार बड़े करोगे तो कुछ भी कर सकते हो तुम। तो विचारों का खेल है, तुमने विचारों से अपने शरीर को सीमित नहीं कर सकते। इफ यू यू नो आपके थॉट्स बड़े हो गए, तो जो भी होता है, इवन ब्रूसली हैज सेड दैट, कि जो भी लिमिटेशन हमारे माइंड में होती है, आप कहीं भी कुछ देखोगे, सुबह उठना है मुझे, तो माइंड से आप रेडी हो जाओ, तो सुबह उठ के जॉगिंग करने कहीं भी कुछ भी करोगे, एवरीथिंग इज इन माइंड। तो चियांग उसको बता रहा है कि विचार को और भी बड़ा बनाओ, विचार को विशाल बनाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको बांधो मत। फिर वो खुद से उसको बताता है कि वो उसके साथ बैठा होता है चियांग के साथ, और सडनली विचार से कहीं और चला, थोड़ी देर में कहीं और 50 फुट दूर चला जाता है। वो कैसे किया, तो फिर मैंने बोला मैं जहां जाना चाहता हूँ वहां पहले पहुंच जाता हूँ, तो मेरे विचार ऐसे, मैंने सीमित नहीं किया अपने आप को, वहां से कहीं और पहुंच जाता है। तो वो काफी चौंक जाता है। और जोनाथन बोलता है कि क्या बात है यार, ऐसा तो ये पहली बार मैंने देखा, तो ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने बोला कर सकते हो, पर तुम्हें अपने विचारों पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, उसको विशाल बनाना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो ट्राई करता है, एक बार बैठ रहा है वहां पे, और एक बार बहुत ही खुश उसको आ जाता है कि नहीं, मैं विचार से एकदम लिमिटलेस सागर पक्षी हूँ। तो वो करके वो कहीं और ही पहुंच जाता है थोड़ी देर में। और वो जब वहां पे पहुंचता है, तो देखता है कोई अलग ही ग्रह है वो।
चियांग उसको बताता है दिस इज अ डिफरेंट प्लेनेट, वी आर ऑन द डिफरेंट प्लेनेट। तो तुम अपने विचार की शक्ति से कहीं भी पहुंच सकते हो अगर तुम्हारे विचार उतने ऊपर है। तो थॉट्स बड़े रखो, अल्टीमेटली वही था उनका जो लेसन था, थॉट्स बड़े रखो। तो जोनाथन वॉज वेरी हैप्पी, वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या बात है यार, ऐसा पहली बार मैं पृथ्वी के बाहर कोई एक प्लेनेट पे गया। फिर वापस वो आता है प्लेनेट से, दोनों चियांग और वो वापस नॉर्मल जहाँ पे थे वहां पे आ गए। और सभी लोग डर गए होते दूसरे सिगल्स के, यार दे आर लाइक वेरी मच अफ्रेड कि सडनली यहाँ पे था और कहाँ चला गया, फिर वापस आए। और सबने कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया कि तुमने ये सिद्धि पा लिया ऐसा करने की, विचारों के साथ ट्रैवल करने की। तो काफी बड़ी चीज है। तो अभी जोनाथन ने उनको बताया कि नहीं, ये मैं तो अभी सीखने आया हूँ, मुझे सीखना है। तो जो उनका हेड था दूसरा सुलविन ने बताया कि तुम बाकी लोगों से काफी अलग हो, तुम्हारा सीखने की जो स्पीड है दैट इज वेरी मच हाई। और हम लोगों ने काफी हजारों साल लगाए इस यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो तुम काफी ये जन्मों के बंधन से निकल के बहुत ही जल्दी सीख रहे हो, तो वो काफी अच्छी चीज है। तो उसको काफी अच्छा लगा। फिर चियांग को बताया, चियांग जो था वो भी काफी खुश हुआ कि उसका जो मेन लीडर था कि काफी अच्छा है, तुम्हें तुमने संपूर्णता प्राप्त कर ली है। फिर उसने एक काफी अच्छा मैसेज दिया कि अभी आगे गया तो आगे अपने दिल में दया और प्यार रखना, कि वो दो चीज तुम्हें फोकस करनी पड़ेगी, दया और प्यार। कि तुम संपूर्ण बन गए हो, अभी दया और प्यार तुम्हें रखना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, तो जब भी वो जोनाथन वो प्रैक्टिस कर रहा है और दया और प्यार की सोचता है कि दया और प्यार लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको वापस अपने पृथ्वी से कनेक्ट होता है, उनको अपने लोगों की याद आती है कि वहां पे कोई ना कोई मेरे जैसा होगा सीगल के, जो भी ऐसा कोई ट्राई कर रहा होगा लेकिन उसको दिक्कत हो रही, उसको भी उड़ना होगा, ऐसे कई लोग होंगे। तो उसको मन होता है कि मैं वापस जाऊं पृथ्वी पे और उनको हेल्प करूं, तो ऐसा एक विचार आता है उसको। तो उसके जो सूलिन दूसरा हेड होता है उसको बताता है कि मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं जाऊं। तो वो बताता है कि नहीं यार, वापस जाके क्या करोगे तुम, तो वहां तो उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया था, तो वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तुम देखो कि वो पृथ्वी पे, हम स्वर्ग पे हैं। तो जो उसने बताया कि जो सीगल सबसे ऊंचा उड़ता है वही सबसे ऊंचा देखता है। तो ये लोग तो अभी नीचे है, तो वो कभी आगे आएंगे ही नहीं, तो तुम वो छोड़ दो। और जो हमारे चियांग है, अगर वो भी ऐसा सोचते चले जाते तो तुम्हें थोड़ा ऐसा उनके साथ ऐसा प्रैक्टिस मिलता। तो अभी जोनाथन को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, तो मुझे वापस जाना चाहिए। तो चियांग को भी बोलता है कि वापस जाना चाहिए। और फिर चियांग का भी डेथ हो जाता है। तो चियांग ने उसको मैसेज दे दिया है कि दया और प्यार रखना है। और फिर उसका डेथ, चियांग चला जाता है तो उनका डेथ हो जाता है। फिर सुवलिन होता है, तो सुवलिन को भी बताता है कि कुछ भी करके मुझे वापस तो जाना ही है। तो वो करके फिर एक बार सुवलिन बोलता है कि चलो यार कोई नहीं, वो बोलता है कि मैं उन लोगों को भी स्वर्ग दिखाना चाहता हूँ। सुवलिन उसका दोस्त जैसा ही होता है, वो बोलता है कि चलो भैया, कि पृथ्वी के सिगल को कोई स्वर्ग दिखा सकता है तो वो जोनाथन ही हो सकता है और कोई नहीं। तो वो बोलता है ओके मेरे दोस्त, कि तुम वापस जाओ और मैं आशा करता हूँ कि उनको भी तुम स्वर्ग दिखाओगे। तो वही वो करके फिर वापस उड़ान लेता है पृथ्वी की तरफ। और यहाँ से फिर ये पार्ट एक सेकंड वाला थोड़ा रहता है खत्म। और जैसे ही वो पृथ्वी पे वापस आता है, तो वहां पे उसको एक सिगल दिखता है। तो वो गुस्सा हुआ है, उसको भी निकाल दिया गया है कबीले से। वो बोल रहा है कि मैंने सिर्फ अपने कबीले के जो लीडर था उसके आजू बाजू चक्कर मार के कुछ नया प्रैक्टिस किया तो मुझे निकाल दिया, ऐसे वो बोल रहा है अकेले अकेले। और कुछ ट्राई कर रहा था नया उड़ने का वो सब, कि ऐसे करो, गिर रहा था, वो कर रहा था। तो सडनली उसके बाजू में ये दूसरा वो पक्षी देखता है, एकदम तेजस्वी पक्षी उड़ रहा है। तो जो उड़ रहा, जो नीचे वाला था वो पक्षी जिसको निकाल दिया गया, उसका नाम फ्लेचर था। तो फ्लेचर ने देखा कि कोई काफी तेजस्वी उड़ रहा है मेरे साथ इतना अच्छे से। तो उसने बताया कि तुम कौन हो, तो कि तुम, मुझे जॉन हूं मैं, और कि तुम भी उड़ना सीखना चाहते हो, कि हाँ मुझे भी ऐसे उड़ना है, मुझे भी स्पीड हासिल करनी है। तो उससे लगा जॉन को कि नहीं, जोनाथन को लगा कि ये भी मेरे जैसे ही आगे निकलना चाहता है। तो उसने बताया कि लेकिन एक शर्त पे सिखाऊंगा, कि तुम वापस जाके कबीले वालों को सिखाओगे। तो उसने बोला कि वो तो कैसे हो सकता है, तो अभी उसने बोला कि नहीं हाँ मैं करूंगा, उसको सीखना था तो उसने हाँ बोल दिया। और फिर जोनाथन ने उसके साथ प्रैक्टिस चालू की, उसको अलग अलग तरीके दिखाए, हाईएस्ट स्पीड पे कैसे जाना है, नीचे कैसे आना है। तो काफी सारी चीजें उसने देखी, उससे कॉन्फिडेंस आया। और धीरे धीरे उसके साथ और 6 लोग जुड़े, दूसरे 6 सिगल्स और जुड़े, से बाहर निकाले हुए। तो उनका पूरा ग्रुप बना। तो लोग प्रैक्टिस करते थे जोनाथन के साथ, और पूरा काफी एक्सपर्टाइज आ गया। फिर जोनाथन ने एक दिन बताया उनको कि अभी हमें वापस कबीले में जाके उनको सिखाना है जो हमने डिसाइड किया था। तो सब लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। तो अभी फिर बोला कि नहीं, जोनाथन जाना चाहता है, अगर कुछ लड़ाई हुआ कुछ हुआ तो हम लोग ऐसे साथ दे सके।
तो उसको साथ देने का उसने एक्सेप्ट किया उन लोगों ने कि चलो भाई हम भी साथ में आएंगे। और फिर पूरा उनका ट्रूप जो जोनाथन, फ्रेचर और दूसरे 8 लोग यानी 6 उसके और शिष्य सभी लोग उड़ के गए वहां पे कबीले के पास। और जैसे कबीला हजारों का कबीला नीचे बैठा हुआ था सीगल का, तो उसके ऊपर काफी हाई स्पीड पे वो गए और ऊपर करतब दिखाए। और फिर नीचे काफी अच्छे से वो लोग उतरे। यानी सब लोग चौंक गए वो सीगल के, यार ये लोग तो कौन है एकदम इतनी हाई स्पीड पे। तो वो लोग एकदम सरप्राइज हो गए। और फिर किसी एक ने बोला कि ये लोग तो सब निष्कासित किए हुए हैं, ये सब निकाले गए लोग हैं, तो इनको कोई बोलेगा नहीं उनके साथ। वो लीडर ने बोला सीगल की इनके साथ कोई देखेगा नहीं, इनको कोई बुलाएगा भी नहीं, तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। तो उसने लगा कि अभी भी सोच उनकी वही है, जो थे वो लोग वही उसी डायरेक्शन में जी रहे हैं। तो अभी जोनाथन ने बोला कि कोई नहीं, हम अपने कर्तव्य करते रहते हैं। कई लोगों ने तो अपना ट्राई करता रहता था, और कई बार लोगों ने उसको मारने की भी कोशिश की, सब लोगों ने कि ये गलत है वो करके। तो अभी फ्लेचर और उन लोगों ने थोड़ा साथ दिया कि उन लोग अलग जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। और धीरे धीरे उसको लगा, ये थर्ड पार्ट है उसमें, धीरे धीरे उनको लगा कि कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं रात को छुप छुप के। सिगल का क्या था कि वो उनको ऐसा मनाई थी कि इनको जो भी देखेगा उनको निकाल जाएगा, कोई भी जाएगा तो वो निकल जाएगा। तो अभी उनकी कर्तव्य देख के कुछ देखा कि इतने ये लोग सीखे कैसे, इतने अच्छे से कैसे कर रहे हैं। तो फिर उनको लगा कि नहीं हमें देखना चाहिए। कुछ कुछ सिगल चुपके से रात को आते थे देखने, फिर देख के भाग के चले जाते थे सुबह में कभी नहीं। ऐसा कर करके थोड़े दिन चला। फिर वापस एक सिगल आया वहां उसके पास, जोनाथन ने, तो मुझे उड़ना सिखाओ तुम। तो उसने बोला तुम उड़ सकते हो। तो उसने ट्राई किया उड़ना, तो कॉन्फिडेंस चला गया, तो वापस आ गया और काफी अच्छे से उड़ा। उसको देख के और सिगल भी देखे, और दूसरे दिन तो 1000 सिगल आ गए। सबने बोला कि हमें आपके साथ जुड़ना है। तब जोनाथन को कहा नहीं, अब ये सब भी उड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज उनका कबीले की वजह से निकल नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे उनके साथ भी ये चालू हुआ, तो उसने प्रैक्टिस चालू किया काफी अच्छे से, और वो लोग भी सीखने लगे उनके साथ। और काफी धीरे धीरे काफी अच्छा हुआ। फिर फ्लेचर को बताया उसने कि फ्लेचर ये सब देख रहा था कि अभी तुम्हें इन सबको ट्रेन करना है, अभी आगे का काम तुम्हारा है। तो फ्लेचर बोला ऐसा क्यों, तो कि अभी मेरा समय हो गया है। जोनाथन ने बताया तब दिस इज अप टू यू, और मेरे जाने के बाद मुझे देवता या कुछ मत बनाना। उसने वो बताया कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे कोई, मैं भी एक सामान्य पक्षी तुम जैसा ही हूँ, और सब उड़ सकते हैं। उनका वही था कि सबके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाना है कि सब उड़ सकते हैं। तो वही देखे उसने विदाई ली वहां से, जोनाथन ने, कि उसका डेथ हो गया। फिर फ्लेचर ने भी वहां के लोगों को थोड़ा थोड़ा करके फिर वो भी उड़ने लगा। तो अलग शिष्य उसको मिले आसमान में, उनके साथ वो प्रैक्टिस करने लगा। और वही बातें जो उसने विचारों की बातें की थी, जोनाथन ने जो बताया वही वो सिखा रहा है। तो ये पार्ट 3 यहाँ पे एंड होता है। तो 3 पार्ट है इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि एक समाज जो होता है, सिगल का जो समाज था, जिसको कहीं ना कहीं बाहर आना था लेकिन वो ले नहीं पा रहे। तो जीवन का भी उद्देश्य था कि स्वतंत्रता। उसने बोला कि हर एक सिगल का जो मेन है दैट इज उड़ना है, उसको स्वतंत्र करके उड़ना है। तो वो ख्वाहिश लेके वो उड़ा। सेकंड पार्ट में था उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना था। तो जब भी वो जो 2 पक्षी आए थे, उसने उसको बोला था पहले कि चलो हमारे साथ, तो तब जोनाथन ने बोला था कि नहीं मैं अभी उड़ नहीं पाऊंगा, इसके आगे हो गया, ये मेरा लिमिट है। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं तुम्हारा लिमिट इससे भी आगे, कॉन्फिडेंस, उसके कंफर्ट जोन को छोड़ के वो और भी ऊपर गया, और वहां पे संपूर्णता उसने हासिल की। और तीसरा पार्ट था कि उसने वापस आके देने का प्रयत्न किया। अगर आप संपूर्ण बन रहे हो कि देने की भावना समाज में, जो लोग एक आगे आ जाते हैं तो वापस क्या दे सकते हैं, तो उसके ऊपर थर्ड पार्ट था। तो बुक में काफी अच्छा, तीनों 3 पार्ट को बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिखाया गया। और अभी जो एक नई बुक मैंने अभी पढ़ी हिंदी अनुवाद, उसमें चौथा पार्ट भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो चौथे पार्ट में ऐसा दिखा रहा है कि अभी फ्लेचर ने अलग प्रैक्टिस चालू कर दी है, तो हो गया। और नीचे जो जोनाथन मर गया था, लोगों ने अभी क्या उसके क्या बोलते कबर जो बोलते हैं या अपना मॉन्यूमेंट, वो सब बना दिया, समाधि उनकी बना के वो लोग पूजने लगे धीरे धीरे कि ये तो बहुत महान थे, और सब बना के वो स्टार्ट कर दिया। और वहां पे फिर प्रैक्टिस की जगह पे उनके पूजा पाठ होने लगे, उनके ऊपर लेक्चर्स होने लगे कि ये तो बहुत महान थे, ये थे वो थे। तो लोग काम भूल गए। और वो जैसे हमारे वहाँ होता है, आप यू कैन रिलेट दिस टू अ ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुरु चले जाते हैं तो हम उसके पीछे चले जाते हैं। तो उन्होंने जो संदेश दिया होता है उड़ने का, वो भूल के वो लोगों ने वो कि ये तो बहुत महान व्यक्ति थे, जो तो एक महान सागर पक्षी के बच्चे थे,
एक महान आत्मा थी, तो वो सब गुणगान ही गाते रहते सभी लोग। तो फ्लेक्चर को लगा कि क्या हो रहा है, तो उसके जो पुराने शिष्य थे वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं पार्ट 4 में। और यहाँ पे लोग सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो यही है, हम लोग तो नॉर्मली, ये लोग महान थे, ये लोग अलग ही थे, हम तो कुछ है ही नहीं। तो अपने आप को इंफीरियर बता रहे थे उनको महान बना के। जबकि जब जोनाथन गया तो उसने बताया था कि भाई मैं भी नॉर्मल ही हूँ, तो, और हम सब नॉर्मल, में कोई समय से आगे भी नहीं, हम सिर्फ सीखे नहीं थे, वही प्रॉब्लम था। हमें जो करना तो हमने किया नहीं था, इसीलिए हम उसको बड़ा दिखा रहे हैं, नॉर्मल था। लेकिन उनके भक्तों ने ऐसा बना दिया, वहां के जो बाकी के लोग भक्त हो गए फिर। तो वो प्रैक्टिस छोड़ के बस यही काम करते रहे थे पूरे ग्रुप, सभी जो सीगल्स आते थे, कुछ करते हर मंगलवार को, कुछ वो करते थे, प्रोग्राम करते थे, या कोई दूसरे वार पे करेंगे, ये करेंगे। तो ये हिंदी बुक में, ये 4th पार्ट में लिखा हुआ है। और फ्लेचर को लगा यार कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे उसका भी डेथ हो गया। और पूरा यानी ऐसा ही हो गया था पूरा माहौल ही। उसमें एक युवा सिगल आया था, तो वो एकदम कंटाल गया था उनसे कि ये कर क्या रहे लोग, कि तुम लोग। फिर वो पूछता था कि भाई तुम सीगल ऐसे ये थे तो, कि जोनाथन सीगल ऐसा 250 माइल्स पे कोई उड़ सकता है कि आपने देखा है कभी, कोई उड़ा है तो ही मैं मानूंगा। तो वो हमेशा क्वेश्चन करता रहता था। तो वो कर करके उसने बोला कि यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कंटाल गया वो। तो इतना वो बोर हो गया कि ये जीवन है यार, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है यार, तो कुछ है ही नहीं, जीने जैसा ही नहीं है, तो फालतू का पूरा ये लाइफ उसको बोरिंग लग गई उस सीगल को। तो वो गया कि चलो एक ऊपर जाता हूँ, डुबकी मार के मरता हूँ आज। वो डिसाइड करके सुसाइड करने गया वो सीगल। और वो जा रहा है और ट्राई किया उसने, तो सडनली उसके बाजू में ही एक सीगल उड़ रहा है, और एकदम फास्ट स्पीड से वही। तो एकदम चौंक गया, उसने बोला कि यार ये मैं सपना देख रहा हूँ क्या है, कि नहीं सही में वो तो सीगल उड़ रहा था उस स्पीड से, तो कि उसको लगा ये तो पॉसिबल है। और धीरे से वो उसके पास आया वो सीगल। उसने बोला कि ये स्पीड आप सही में कर रहे थे? हाँ। तो कि कैसे? तो मैं सीखा हूँ। तो फिर उसने वो सीगल को बोला कि तुम सीखना चाहोगे, जो मरने वाला सीगल था उसको पूछा कि तुम सीखना चाहोगे ऐसा? तो बोला कि हाँ। तो कि आपका नाम क्या है? कि यू कैन कॉल मी जॉन। और ऐसा बोल के ये खत्म होता है 4th पार्ट। यानी यही फिर वापस वो स्टोरी के जॉन वापस आया था ऐसे उनको सिखाने के, उसको लगा कि अब खत्म हो रहा है, जैसे हमारे वहां दिखाते कोई महापुरुष वापस आके नहीं हो रहा है। तो फोर्थ फोर्थ पार्ट को आप रिलेट कर सकते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, कि कहीं ना कहीं जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो उसमें जो भी गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छा अपना जीवन जिया और उससे कुछ संदेशा दिया। लेकिन उनके जाने के बाद हमने उनकी समाधियां बनाई, उनके ऊपर काम किया, और उन्होंने जो शिक्षा दी है वो काफी कम फॉलो होती है। तो उसमें यही इस बुक में भी पार्ट 4 में वही दिखाया गया कि लोग ने कर्म उनके जो थे, उनकी शिक्षाएं थी, वो छोड़ के फिर वो लोग उसको ही पूछने लगे थे। उन्होंने जो किया था उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो ये काफी अच्छे से उसमें दिखाया गया था। और फिर उसमें भी कोई एक बंदा आता है, उसको चैलेंज करता है उस सिस्टम को, और आगे बढ़ता है। तो काफी सुंदर बुक है, इसमें आप देखोगे तो आप एवरीवन वी कैन इजीली रिलेट। यूएस में लिखा गया था, और उसके उस टाइम पे वो सोसाइटियल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज भी हमारे इंडिया में तो ये हो ही रहा है। आप देखोगे उसके हर एक पार्ट को, तीनों तीन चार पार्ट को देखोगे, तो हर एक पार्ट में वो चीज है। तो कुछ कुछ उसके जो सेंटेंस है वो आपको बताना चाहूंगा, वो काफी सीखने जैसा है, जो मैंने नोट डाउन भी किए थे। कि जब बताता है कि जीवन का मकसद क्या है, जोनाथन ने बताया कि हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। तो कुछ सीखना है, कुछ नया खोजना है, और फ्रीडम पाना है। दैट शुड बी द पर्पस ऑफ द लाइफ। कुछ भी नया नया सीखना है, कुछ नया नया खोजना है, और स्वतंत्र होना है। जीवन जो है हमारा समग्रता के लिए है, लिमिट लिमिट में रहने के लिए नहीं है। तो हमें विशाल होना है, अपनी लिमिट्स को बाहर जाके जीवन को समग्र बनाना है। आजकल हमने अपने जीवन को जितना संकुचित कर दिया है कि भाई कंफर्ट जोन में कर दिया है, तो उससे आगे है हम लोग। तो हमारी जो पोटेंशियल है दैट इज अ लिमिटलेस, तो उसको हमें पहचानना है। और हर हर बार हमें वी हैव टू बी एंथुसियास्टिक, उत्साही बनना है हमें, और अपने सपनों के लिए काम करना है। लाइफ में हमें क्लैरिटी आनी चाहिए। और आप सभी ले लो, सभी, इफ यू अचीव एवरीथिंग, तो वो आपको आनंद मिल जाएगा। जो होता है ना, जो पैशन है आपका, कोई बिजनेसमैन हो गया तो उसका पैशन, तो पैशन पूरा आप जोर लगाओगे तो इट विल, यू विल गेट एवरीथिंग। तो आपका एम्बिशन जो भी हो गया, पैशन, आपका एम्बिशन होगा तो आपका ईगो बढ़ाएगा। अगर आपका पैशन होगा वो एम्बिशन हो जाएगा आपका, तो ईगो बढ़ाएगा। लेकिन
आपका पैशन हुआ, आप कुछ पा लिया और आपको कंपेशन में उसको कन्वर्ट करोगे। अगर आई बिकम अ वेरी पावरफुल, उसके अंदर से मेरे अंदर दया आएगी दूसरों के लिए कि नहीं अब मुझे दूसरों के लिए करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रेयर बन जाएगी। तो ये काफी अच्छी चीज बताई कि आप अपने जीवन में कुछ पा लेते हो, कोई भी फील्ड हो, अगर वो पाने की ही दौड़ में लगोगे तो आपका ईगो बढ़ाएगा वो चीज, चाहे वो कोई भी हो, इवन मॉनेटरी हो या स्पिरिचुअल में भी हो। स्पिरिचुअल में भी आप आगे बढ़ गए, वो गुरु हो गए, लेकिन कि मैं ही महान हूँ तो वो ईगो ही बढ़ाता है। लेकिन एक बड़ा होके अगर आप समाज या किसी और को जीवन परिवर्तन करने के लिए लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका काम प्रेयर बन जाएगा। तो काफी अच्छे से वो चियांग ने उसको बताया था कि दया, सब कुछ पा लिया, अभी तुम्हें दया और प्रेम को डेवलप करना है अपने अंदर। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एक स्वतंत्रता, फ्रीडम का एक विचार होना चाहिए, सीमाहीन विचार अपने जीवन में, ऐसा विचार कि हम स्वतंत्र है, वी कैन डू एनीथिंग। तो विचारों से आपको बनना है, विचार ही आपको आगे ले जा सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे चियांग ने विचार से कहीं भी वो पहुंच जाता था, तो विचार, हम विचार से बड़े कर सकते हैं। हम आइडिया कुछ भी हो तो बड़ा, वो तो हर एक जगह पे हमें सिखाते हैं। तो विचार अपने बड़े रखने चाहिए। तो ये सब काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो और अपने आप को फ्रीडम, फ्रीडम पे काफी फोकस किया था जोनाथन ने, इट हैड्स टू बी फ्रीडम। तो कुछ कुछ चीजें हैं कि स्वतंत्रता हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। और कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए हमें, जो भी सीखना है हमें वो कंटिन्यूस करना चाहिए। और कुछ ड्रीम्स करिए, आपके ड्रीम्स लिखिए और उसको फुलफिल करने का ट्राई करिए। तो वही है कि तुम्हें, और एक काफी अच्छा था फ्लेचर, जब जोनाथन का डेथ हुआ तो उसने फ्लेचर को बताया था कि फ्लेचर बोला मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वो है कि सबसे ज्यादा अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ इज टू बी अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तुम्हें खुद को पामना है। अगर अपने आप को पाम जाओगे ना तो सभी, तुम्हें सभी चीज आ जाएगी, सेल्फ नॉलेज। तो जीवन में अगर अपना खुद का नॉलेज हमें आ गया, सेल्फ नॉलेज, और तुम एवरी डे तुम उसको ट्राई करो पामने का, अपने आप को प्राप्त करने का रोज ट्राई करो। खुद से जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा जितना जुड़ोगे उतना तुम संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ोगे। ये काफी अच्छे अच्छे सेंटेंस भी है, तो आप जब पढ़ोगे बुक में तो आपको पता चलेगा। और एक काफी बढ़िया था कि अपनी स्वतंत्रता, सब फ्रीडम इज यू नो एवरीबॉडी इज राइट, स्वतंत्रता सबका अधिकार है। लेकिन उसके आड़े जो भी आ रहा है उसको आप निकालो, उसको दूर करो। इट कैन बी एनीथिंग, वो आपका कर्मकांड हो सकता है, अंधश्रद्धा हो सकती है, कोई भी मर्यादा जो समाज ने, धर्म ने आपके ऊपर ला दी है, जो आपकी स्वतंत्र, आपको संपूर्णता की तरफ रोक रहा है, उसको आपको जीवन से निकालना चाहिए। तभी आप उसको, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो जीवन के पथ पे। तो यही था पूरा बुक का, और काफी अच्छी बुक है, आप पढ़ोगे तो आपको और भी मजा आएगा। मैंने तो कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे, आप हिंदी गुजराती सभी ट्रांसलेशन में आपको मिल जाएगी। बट आई विल रिकमेंड दैट कि आप एक बार पढ़ोगे। और मैंने जब ये पढ़ा था कोरोना टाइम पे पढ़ा था, जब मैं खुद भी काफी डिप्रेस था, लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा था। और जैसे मेरा जो परिचय दिया इन्होंने, सुरेंद्र भाई ने, तो मैं खुद मेरा जन्म भरूच में ही हुआ है और राजपीपला मैंने स्कूलिंग किया था। नडियाद से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, फिर अच्छा जॉब था प्रोफेसर का, लेक्चरर का। आई वर्कड एज एन गुड जॉब। आगे परस्यू करने के लिए मास्टर्स ट्रिपल आईटी बैंगलोर से किया, वहां से गोल्ड मेडल था। मैं यूरोप में मैं इंडिया को प्रेजेंट किया, एक काफी बड़ी स्कॉलरशिप, लिनेस पैल में स्कॉलर हूँ मैं वहाँ का। और वहां से फिर मैंने वापस आके कुछ अलग ही काम किया, जो टिपिकल, मैं अपने आप को जोड़ू पार्ट वन में तो सबको लग रहा था कि अच्छी जॉब और शादी करके सेट हो जाएगा। मैंने अपनी खोज वहां से निकाली, ये सब निकाल के मैंने कुछ डिफरेंट पाथ लिया। मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट समाज के लिए, दुनिया के लिए। आई स्टार्टेड माई ओन फाउंडेशन, भारत भ्रमण किया मैंने, लोगों से मिला, यात्राएं शुरुआत की, नर्मदा प्रेरणा यात्रा, तापी प्रेरणा यात्रा से लोगों को जोड़ा, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के जो अलग जी रहे पर्पस के साथ, जैसे काफी सारी यात्राएं की। और मुझे भी काफी दिक्कतें आई जो जोनाथन को आ रही थी, मुझे भी ऐसा निकाल दिया गया। तो आई वॉज बीइंग ऑल्सो अवॉइडेड, मेरे फ्रेंड सर्कल से, इवन फैमिली रिलेटिव्स, काफी लोगों ने अपोज किया कि एक अच्छा बढ़िया जॉब, उनको लगा कि ये पागल हो गया। तो आई फेस ऑल दिस थिंग इन माई लाइफ। लेकिन मुझे ऐसे लोगों का मिला, जैसे जो दो पक्षी आए थे, मुझे भी ऐसे कुछ लोग मिले, सुरेंद्र भाई, ये काफी ऐसे भी अच्छे लोग, दोस्त मिले मुझे। एक सकारात्मकता की तरफ वो ले गए, उड़ गए, कि मुझे अपना पोटेंशियल दिखा। और उससे फिर मैंने आगे अपना काम किया, वहां पे वो लिया। फिर वापस, जैसे चियांग ने बताया था कि वापस जाके देना है, तो फिर आई स्टार्टेड माई यात्रा, उसके थ्रू आज मैं लोगों को ले जाता हूँ, ये पर्पज से कनेक्ट करता हूँ। तो ये काफी सारी रिलेटिव, इसलिए मुझे बुक रिव्यू करने का बहुत मन था। ये मेरी लाइफ से मैंने काफी, और सभी के लाइफ से जुड़ रहा है, नॉट ओनली मी। अगर आप भी अपने आप को जोड़ो
तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं हम भी जोनाथन अपने अंदर छुपा हुआ है। सो आई होप आपको थोड़ा मर्म पता चला होगा, और आपको कुछ प्रश्न है तो हम या वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस। सुरेंद्र भाई। थैंक यू नितिन भाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने पेश किया और बहुत सुंदर तरीके से मेरे ख्याल से इसीलिए पेश किया कि ये बुक ने आपको एक किक का काम किया होगा शायद, मेरे ख्याल से या आपके जीवन के अंदर बहुत सारी सकारात्मकता इस बुक के द्वारा आई होगी। मैं आपको बहुत पर्सनली बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आज ये भी बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आई। तो और भी आप किसी को कोई प्रश्न वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हो, या इस पुस्तक के बारे में या किसी और के बारे में, मतलब नितिन भाई के जीवन के बारे में। नितिन भाई, मैं आपसे पर्सनल एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिस वक्त आपने ये बुक पढ़ी और आपने उसके साथ अपना जीवन को तालमेल किया और वहां से आपको ऊपर उठने का प्रेरणा मिला, कुछ बता सकते हो उसमें? तो जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मेरा जर्नी तो मैंने काफी पहले 2010 से स्टार्ट कर दिया था। व्हेन आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट करियर, अपना बड़ा जॉब छोड़ के मैं ये सब सोशल में जुड़ा था, तो उसी टाइम से मेरा जर्नी हो गया। तो कोरोना टाइम पे वापस थोड़ा फैमिली हेल्थ इश्यू आया था मेरे पेरेंट्स का, और सब काम बंद था, और मैं देख रहा था काफी सारा नकारात्मकता बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे कई लोगों ने बोला कि यार कुछ काम कर ले, वो कर ले, तो मुझे अपने ऊपर क्वेश्चन होने लगे कि मैंने जो जर्नी लिया है सही में ये लिया था, मुझे करना था। तो काफी प्रश्न सराउंडिंग की वजह से मैं खुद अपने आप को डिवैल्यूट कर रहा था कि यार कहीं ना कहीं मैं अलग क्यों हूँ। मैं अपने आप को एलियन समझ रहा था, लोग तो अलग काम कर रहे हैं। और तभी ये पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को निकाल के एक अलग कक्षा में ले जाते हैं और दे आर लिविंग वेरी गुड लाइफ एंड पर्पसफुल लाइफ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा, लोगों ने बोला कि यू हैव अ क्वालिफिकेशन एंड ऑल, तो मुझे काफी जॉब्स तो अभी भी मिल जाते, कभी भी काफी बड़े ऑफर होते हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, ये पर्पस मैंने जो लिया है तो एक हायर पर्पस के लिए था। तो ये बुक ने मुझे वो पीस दिया कि नहीं, मैं भी एक जोनाथन ही हूँ, तो मुझे संपूर्णता की तरफ ही जाना है। नॉट फॉर मैं फिर वापस वही जाता तो मैं वही अपनी फीस के लिए नहीं, थोड़ा उड़ के खाने के लिए लड़ता झगड़ता और खत्म हो जाता जीवन। मैं बोला वो तो जीवन नहीं है मेरा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, तो ये बुक से मुझे वो प्रेरणा काफी अच्छी मिली कि एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, भारत में भी काफी लोग हैं कि जो अच्छे से पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही समाज से निकल के, घर से निकल के कुछ अलग से करना है, जैसे आपने बोला कि बहुत बड़े पैकेज वाली जॉब को छोड़कर फिर कुछ भी नहीं करना और घर पे आके कुछ तलाश करना, तो हम समझ सकते हैं कि खास करके हिंदुस्तान में कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। मेरे ख्याल से जाबिन बहन ने कुछ हैंड रेज किया है, कुछ। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते नितिन जी। या नमस्ते। मैं थोड़ा आपके फाउंडेशन के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने राजपीपला बोला तो उससे भी रॉयल फैमिली से मेरा कनेक्शन है, हरविंदर सिंह जी से, और मैं दाहोद में मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा मेरा ये रिव्यू ज्वाइन करने का मकसद ये भी था कि मैं ये किताब को बहुत सारी बार रिव्यू कर चुकी हूँ, और भरूच में भी एक बार मैंने जीएनएफसी में इसके बारे में बोला है कि जो बुक रिव्यू होते हैं इसके अंदर मेरा नजरिया अलग है ये किताब को रिव्यू करने का, उसके बारे में हम अलग से करेंगे डिस्कशन। पर अभी मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपनी जो करियर थी वो छोड़ के क्या आपका जो फाउंडेशन है वो क्या काम कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, और मैं आदिवासी महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ दाहोद में, दाहोद डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे मैंने यूरोप से जब मैं वापस आया था तो मैं ज्यादातर समय में नर्मदा के तट पे बैठता था यहाँ पे, वहां पे मुझे काफी सुकून मिलता था। और नर्मदा के फ्लो से ही मुझे प्रेरणा, सर्व हैप्पीनेस, नर्मदा का नाम है, नर्मदा सुख देने वाली। तो वहां से मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा वहां से, कि अब जॉब और उसमें नहीं पढ़ना मुझे, कि आई विल डू समथिंग गुड। और क्या करना है वो नहीं पता था, तो स्लोली फिर अंकलेश्वर में एक फाउंडेशन, एचएमपी फाउंडेशन था, तो उसमें जुड़ा। अहमद पटेल जी का जो फाउंडेशन था, आई वाज अ हेड देयर। तो वहाँ पे मैंने कम्युनिटी हेल्थ और एजुकेशन सेंटर्स का सेटअप किया, और वहां से मुझे कुछ कुछ आइडिया आई कि ग्रास रूट्स पे क्या चैलेंजेस है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स। तो वहां पे पूरा सेटअप हो गया, अच्छा था।
तो काम किया। फिर मुझे ये जानने की प्रेरणा हुई कि मुझे ऐसे काफी अच्छे अच्छे लोग हैं जो ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि भारत में ऐसी तकलीफें भी है, लोगों को किसी को पता नहीं है। तो मैंने भारत यात्रा की, खुद से पूरा भारत घुमा मैं। जो मुझे यूरोप में मैं इंडिया को प्रेजेंट कर रहा था, तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैं भारत को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत भ्रमण किया, ऐसे लोगों को, हिमालय में गया था, वहां पे ऐसे लोग मिले जो सब छोड़ के बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे काफी सारे लोग, रोल मॉडल्स मिले मुझे। और फिर मुझे लगा कि लोगों को जोड़े कैसे इनसे। तो ये यात्राएं मैंने शुरुआत की, नर्मदा प्रेरणा यात्रा, साबरमती प्रेरणा, ताप्ती प्रेरणा राजस्थान में किया। तो जो हमारा फाउंडेशन का मुख्य कार्य था, वो मैंने प्रेरणा यात्रा के द्वारा हम लोगों को कनेक्ट करते हैं लाइफ के पर्पज से के। और चैरिटी वो नहीं, पर एक सामाजिक उद्यमिता पे मैं फोकस करता हूँ। तो स्टार्टअप पे मैं काफी एक्टिव हूँ गुजरात इकोसिस्टम में। तो काफी महिलाओं को खुद का उद्योग करना है, तो उसको हम कुछ कुछ प्रोग्राम से उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो कुछ अपना लाइवलीहुड क्रिएट करें। युवाओं पे मेंटल हेल्थ पे भी मैं अभी काम शुरू किया है धीरे धीरे, कि युवा में जो डिप्रेशन मैंने भी फेस किया था, तो लोग ओपन अप नहीं हो रहे। अभी तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, बट व्हेन आई फेस दैट, उस टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक विद द पीपल। तो वो भी मैं काफी युवाओं के, मेरे लेक्चर्स पूरे भारत में होते हैं, और तो वही मैं करता हूँ। तो मेरा कोई बड़ा ऐसा फाउंडेशन तो मैंने बनाया कि चलो ऐसे एंटिटी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो एक मैंने इनिशिएटिव लिया, तो हजारों लोग जुड़े हैं पूरे भारत से मेरे साथ। तो लोग यात्रा में आते हैं, कहीं ना कहीं मैं काफी सारे एनजीओ को सपोर्ट करता हूँ। कोई वॉलंटियर्स हो गया, उसको चाहिए तो आई विल कनेक्ट देम विद लाइक माइंडेड वर्ल्ड। तो हमारा एक निमित्त है, सर्व हैप्पीनेस इज अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच वी कनेक्ट पीपल विद गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड कॉज एंड गुड कम्युनिटीज। Okay. Thank you so much. थैंक यू। जुबिन बहन जी, आपने भी कहा कि इस पुस्तक को आपने कुछ अलग एंगल से देखा है या हाँ, समझा है। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपना समय कभी निकल के हमें टाइम दीजिए, तो इस एंगल को भी हम देखें। नहीं, मैंने पूरा स्पिरिचुअल एंगल से उसको रिव्यू किया है। आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे उन्होंने डाला है, तो अच्छा। या तो मैं लिंक भेज भी सकती हूँ। वो जीएनएससी के उस समय के जो एचआर हेड थे, उन्होंने ही ये लिंक मुझे भेजा है। तो प्रशांत भाई ने, प्रशांत शाह ने। हाँ, पीएसआर सर, हाँ यस। हाँ, तो आप ये आपका नंबर वगैरह उनके थ्रू मैं ले लूंगी, और नितिन जी का भी नंबर लेके हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा वो एंगल पे भी बात करना, है ना? इसके अलावा भी अगर कोई बुक में आप अपना रिव्यू देना हाँ, चाहो तो दे सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इस तरह का रिव्यू देती रहती हूँ, मैं पक्का करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नितिन जी। या थैंक यू। आप आइए कभी इस तरफ आते हैं तो, हम लोग दाहोद में हैं, मतलब गोधरा से आगे जाते हुए। और मेरा कैंपस जो है नेशनल हाईवे पे ही है। और अभी मैं महिलाओं के साथ स्वरोजगार पे ही काम कर रही हूँ। और के अलावा भी लिटरेचर के ऊपर 3 फोरम है मेरी, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। काफी लोग मेरे साथ भी जुड़े। अच्छा लगा आप लोगों को जान के, आप लोगों को मिल के भी, कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा अच्छा, आपसे मिलके, थैंक यू, जी आपसे मिलके। थैंक यू सो थैंक मच। यू, डेफिनेटली डेफिनेटली। और भी कोई कुछ शेयर करना चाहे या प्रश्न हो? નમસ્કાર નીતિનભાઈ, કેમ છો? हाँ नमस्ते दिलीप भाई, मजाમાં કેમ છો? થેન્ક યુ, તમે લિંક શેર કરીને આજે પાર્ટ બની શક્યો આનો. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો જોનાથન લિવિંગસ્ટનની તો વાર્તા બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ છે. દરેકને પોતપોતાની પ્રેરણાનો ઝરણું મળી રહેતું હોય. સરસ છે. અમે ચારુસેટ યુનિવર્સિટીમાં પણ આવું બુક રિવ્યુનું ચલાવીએ જ છીએ. એ લોકોને પણ મેં આ શેર કરી દીધું, એટલે એમાંથી પણ કેટલાક લોકો જોઈન કર્યા છે, તો ભવિષ્યમાં કરશે. સરસ, સરસ આ પ્રવૃત્તિ છે. બુક રિવ્યુ વાળી પ્રવૃત્તિ સરસ છે, એના દ્વારા ઘણું બધું મનોમંથન આગળ ચાલતું હોય. તમે પણ આપજો કોઈ. ના ના, ચોક્કસ. થેન્ક યુ સુરેન્દ્રભાઈ, તમે આવું સરસ કામ કરો છો. આવું ભરૂચમાં આવું કામ થાય છે, આ પ્રકારનો ગ્રુપ છે જાણીને બહુ આનંદ થાય. આધ્યાત્મિક રીતે કનેક્ટેડ છે, એનો વિશેષ આનંદ. નર્મદા કિનારે એક આવી આધ્યાત્મિક ગંગા વહેતી હોય, એ બહુ આનંદની વસ્તુ છે. થેન્ક યુ દિલીપભાઈ. આ પુસ્તકને અનુરૂપ કોઈને કઈ વાત કરવી હોય, મારા ખ્યાલથી આપણી વચ્ચે એક રણજીતસિંહ ડાભી ઉપસ્થિત છે, ખૂબ પ્રખર વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે, અને કંઈક આ પુસ્તકને અનુરૂપ ઘણી બધી એમની સામાજિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા છે.
રિટાયર્ડ પ્રિન્સિપાલ છે મને ખ્યાલથી કંઈક બે શબ્દ કહેવા હોય તો રણજીતસિંહ આપ પ્લીઝ. તમારો અવાજ કપાય છે થોડો કપાય છે. વિડીયો બંધ કરીને કરશો તો અવાજ આવે છે? હા બોલો. અવાજ આવે છે મારો? હા બિલકુલ આવે છે. ગુજરાતીમાં બોલીશ. નીતિનભાઈ નો આભાર. સાથે નિરંજન સુરેન્દ્રસિંહ જેવા જિજ્ઞાસુ લોકો દ્વારા તેઓ પણ અભિનંદનના અધિકારી છે. કારણ કે શાંત તળાવમાં પથ્થર પડવો બહુ જરૂરી છે. સોમવારે જન્મ થવો, મંગળવારે મોટા થવું, લગ્ન કરવા, ગુરુવારે છોકરા છૈયા થવા, શનિવારે થોડા એમની વ્યવસ્થા કરી દેવી, શનિવારે રવિવારે મરી જવું એ જીવન નથી. અને નીતિનભાઈએ તો કૂદકો માર્યો છે અને સુરેન્દ્રસિંહને એ ભાઈઓ પણ આમાં સામેલ છે. તો બહુ મોટી વસ્તુ છે કે પોતાની ઓળખ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો. સમાજ માટે આપણને ઘણોને અનુસાર કરવા માટે આજે જન્મ મળેલો છે. કે સ્વાભાવિક છે કે માતા પિતાનું ઋણ છે, આ ધરતીનું ઋણ છે, વૃક્ષોનું ઋણ છે, પાણીનું ઋણ છે, અને જે આપણને મદદરૂપ થાય છે, બ્રહ્માંડે જે આપણને આપેલું છે એ કોઈને ને કોઈ માધ્યમથી પાછું કરવું એ જ જીવનનો ધ્યેય હોઈ શકે. અને એમાંથી જે પરમ શાંતિ અને જે આત્મસંતોષની લાગણી જન્મે છે. તો એ દિશામાં નીતિનભાઈની વાતો સાંભળીને બહુ આનંદ થયો. અને સામાન્ય જિંદગી ન જીવતા આપણે આટલું મોટું વસ્તુને થોડું દૂર મૂકીને કંઈક નવું મેળવવા પ્રયત્ન કરવો બહુ ઓછા લોકો હોય છે. પણ તેમાંના એક નીતિનભાઈના દર્શન થયા, વાણીનો લાભ પણ મળ્યો અને ગ્રુપના મેમ્બર્સ બધા ધ્યાનથી સાંભળ્યું. બધાનો આભાર. થેન્ક યુ રણજીતસિંહ. ખૂબ ઓછા સમયમાં ખૂબ સરસ રીતે તમે જીવનનો મર્મ બતાવી દીધો. અને એ જ તમારી ખાસિયત છે, હું જાણું છું, સમજુ છું તમને ખૂબ સારી રીતે. ઉદયભાઈ કઈ બે શબ્દ કહેવાય છે તમારે? ઉદયભાઈ કુલકર્ણી. એનીવે આપણે એટલે આ બુક નો આખો રિવ્યુ જો આપણે જોઈએ ને તો સમાજમાં આપણે જેટલા બી લોકો મહાન થઈ ગયા છે એમના જીવન તરફ જોઈશું ને તો આ કથા બધામાં લગભગ સેમ દેખાશે કે એમને ક્યાં ને ક્યાં સમાજની સામે બંધ પોકાર્યું છે. અને એ બંધ જ્યારે એમને પોકાર્યું ત્યારે સમાજે એમનો ભરપૂર વિરોધ કર્યો છે. પણ એ વિરોધના શરણે ગયા સિવાય એમણે પોતાનું કાર્યને અવિરતપણે ચાલુ રાખ્યું અને આ માનવતાને જગાડવાનું કામ કર્યું. એટલે લોકોએ પછી બાદમાં એમને એમની સમજ શક્તિ જ્યારે ડેવલપ થઈ ત્યારે એમને માથે બેસાડીને એમને ભગવાન બનાવી દીધા. જે આ બુકમાં લાસ્ટ 4th પાર્ટમાં જે રીતના આવે છે, પછી એમના જે મૂળ ઉદ્દેશો કે આદેશો એ બધા સાઈડ પર રહી ગયા અને આપણે એમની પૂજા કે આરતી ઉતારવામાં જ રહી ગયા. આપણે ઓશોની જ વાત કરીએ તો ઓશોએ બી જે તે સમયે બહુ મોટું બંધ પોકાર્યું હતું સમાજમાં. લોકોએ એમને બહુ, અને હજુ પણ લોકો ખાલી એમને માત્ર એક જ પુસ્તકથી ઓળખે છે, પણ કોઈ દિવસે પુસ્તક ખોલીને જોતા નથી કે એમાં એ ખરેખર શું કહેવા માંગે છે. તો આમાં જે એમણે વાત કરી તો એ યોગ વશિષ્ઠના પહેલા શ્લોકમાં જ આ વાત કહેવામાં આવી છે કે માત્ર કર્મ કે માત્ર જ્ઞાન એનાથી કોઈ માણસ પહોંચી નથી જવાનું, પણ જ્ઞાન અને કર્મ બંને જ્યારે સાથે એકબીજા સાથે ચાલશે તો જ માણસ કંઈક પામી શકશે. એ આમાં આ પુસ્તકમાં બહુ સરસ રીતે વણાયું છે. અને બીજું કે ડાબી સાહેબે જે વાત કરી કે સોમવારે આપણે જન્મ્યા અને રવિવારે આપણે વિવિધ તબક્કાઓમાંથી પસાર થઈને મરી જઈશું, પણ એ
તબક્કાઓમાંથી પસાર થતા આપણી આખું પૂર્ણ જીવન યાંત્રિકતામાંથી પસાર થાય. આપણને કોઈક નાની મોટી ઘટનાઓ ચોટ નથી કરતી. જેવી રીતના ગાંધીજીને ટ્રેનમાંથી ઉઠાડી મૂક્યા તો એમને ઘટના ચોટ કરી ગઈ અને એક મહાત્મા આપણને મળ્યો. એ રીતના કોઈક ને કોઈક ઘટના, કારણ કે આપણે જાગૃત જ નથી હોતા, આપણે ઘટનાને એક સામાન્ય ઘટના તરીકે લઈ લઈએ છીએ અને આપણા જીવનને કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર કાઢવાનું આપણું ગજુ નથી, જે નીતિનભાઈ કરી રહ્યા છે અત્યારે. કે એ એવા બિરલાઓ જ હોય જે કરી શકે કે જે પોતાના જીવનને કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર લાવી શકે. અને એના માટે આપણે પોતાના જીવનને કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર કાઢવાની એક માનસિક અને શારીરિક તૈયારી હોય તો જ આપણે આ બધું કરી શકીએ. એટલે હેડ્સ ઓફ નીતિનભાઈ કે આ એક વિરલ કામ. અને આમાં લગભગ આપણા જે સ્પિરિચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ થી બેન નું આપણે જોઈશું તો ખરેખર આમાં લગભગ એક વાર્તા રૂપે આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ બધા જ આમાં સમાવાઈ ગયા છે. એનું એનાલિસિસ આપણને જાણવાનું વધારે મજા આવશે. થેન્ક યુ નીતિનભાઈ. થેન્ક યુ સુરેન્દ્રસિંહ. થેન્ક યુ ઉદયભાઈ, ખૂબ સારી વાત કરી તમે. સ્પિરિચ્યુઅલ આસ્પેક્ટની જે વાત કરી તો મારે ખ્યાલથી તમે જાબીનબેનને સંબોધીને વાત કરી કે એમની પાસેથી હજુ આપણે વધારે એમાં કહેવા માંગો છો? હા 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 યસ જાબીનબેન, આ મેસેજ આપના માટે હતો ખાસ. મને આનંદ થશે શેર કરવાનો અને એક ડિફરન્ટ વ્યૂ પણ મળશે. યસ નીતિનભાઈએ બહુ સરસ રીતે એમના એંગલથી આપણી વાત કરી છે. કઈ વાંધો નહીં. લગભગ 10 વાગવા આવ્યા છે, આપણો સમય બી પૂરો થતો જાય છે. આપણા મેઇન આના જે સંચાલક છે નિરલસિંહ રાણા, હું નિરલસિંહ રાણાને જણાવું કે અંતિમ મેસેજ આજના પ્રોગ્રામનો તમે આપો, પછી આપણે પ્રોગ્રામ પૂરો કરીએ અહીંયા. જી થેન્ક યુ. નીતિનભાઈનો સૌથી પહેલા આપણે આભાર માનીએ કે તેમણે આ પ્રકલ્પને થોડો આગળ વધાર્યો અને બહુ સરસ પુસ્તક એમણે પસંદ કર્યું. જે બી અત્યારે જોડાયા છે તમામ પાર્ટિસિપેન્ટ્સનો હું આભાર માનું છું કે તેઓ છેવટ સુધી જોડાઈ રહ્યા છે. આજે બુક્સ જે છે જોનાથન લિવિંગસ્ટોન સીગલ એટલે પક્ષી, સીગલ નામનું જે પક્ષી હોય છે, આખી જે બુક્સ છે ને એ દરેક વ્યક્તિની એનલાઇટમેન્ટ તરફ જતી એક યાત્રાની કથા છે. એટલે આ જે છે એ રૂપક કથા છે. તો દરેક વ્યક્તિ જે એક સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની ઉપર છે, આપણા ગ્રુપનું નામ જ સ્પિરિચ્યુઅલ સીકર સોસાયટી છે. તો આપણે બધા સીકર્સ છે. ગઈકાલે અમારી ટ્રેનિંગ હતી તો એ લોકો કહેતા હતા કે ભાઈ તમારા નામની આગળ એડજેક્ટિવ લગાડીને, વિશેષણ લગાડીને અહીંયા એક સ્ટીકર મારવાનું જેથી કરીને ટ્રેનર તમને બોલાવી શકે એમ. તો મેં મારા નામની આગળ સીકર જ લગાડેલું, એટલે કે શોધક, ખોજી એમ. તો આખી જે સીગલ પક્ષીની જે યાત્રા છે એ એના બાળપણથી લઈને જ્યારે આત્મજ્ઞાન એટલે કે એનલાઇટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરે છે, પૂર્ણતાને એ પામે છે, ત્યાં સુધીની એ યાત્રા છે. સમાજથી એ બંડ પોકારે છે અને એ દરમિયાન એને ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવા મળે છે. બીજા એવા સારા એવા મિત્રોનો સાથ મળે છે અને એ મળ્યા પછી, એ પૂર્ણતાને પામ્યા પછી ફરીથી એ પાછો સમાજમાં જાય છે કે જેથી કરીને પોતાને જે મળેલું છે એ જ વસ્તુ એ સમાજમાં ફરીથી એ વહેંચી શકે અને સમાજનો એના થકી ઉદ્ધાર થાય. પહેલા 3 પાર્ટ જે છે નીતિનભાઈએ જે કીધા છે એ મેં વાંચ્યા છે ગુજરાતી બુક્સમાં. ચોથો પાર્ટ મેં વાંચ્યો નથી, હજુ નવો જ આવ્યો છે. મારી પાસે 2 કોપી છે એની અને સરસ મજાનું નાનકડું પુસ્તક છે કે જે વારંવાર વંચાય એવું છે. કારણ કે આજે મેં તમને કીધું કે વાર્તા પક્ષીની છે પણ ખરેખર છે માણસોની. એટલે તમે આના ઉપરથી ઈચ્છો ને તો એટલું બધું તમે મેળવી શકો છો કે મેં જયારે ફર્સ્ટ ટાઈમ વાંચી ને તો મને એવું થયું કે આને તો બીજી 4-5 વાર વાંચવી જ જોઈએ, તો જ આનો ખરેખર અર્થ તમે એને કાઢી શકો. એટલે જ્યારથી બાળપણથી જ માણસને જ્યારે દબાવવામાં આવે છે કે તમારી જે સ્વ અભિવ્યક્તિ છે તમે ઇવન ઘરમાં બી વ્યક્ત નહીં કરી શકતા, આપણે આપણું વ્યક્તિત્વને નિખારવાની જરૂર હોય છે, આપણી અમુક મહત્વકાંક્ષાઓ હોય છે. તો પહેલા પાર્ટનો જે આખો જે મેસેજ છે ને એ ફ્રીડમનો છે કે તમે કેવી રીતના મુક્તિ હાસિલ કરો તમારા જીવનમાં. પરિવાર, સંબંધો, સમાજ વગેરેના થોડા જે વાળાઓ હોય છે એ તમને જે દબાવી મૂકે છે, અમુક જગ્યાએ જરૂરી છે પણ અમુક જગ્યાએ એનાથી બંધ પોકારવું બી જરૂરી છે. તો એ જે ફ્રીડમ છે એને તમે હાસિલ કરો. તો પક્ષીની વાર્તા છે એટલે પક્ષીમાં એવું કહે છે કે ભાઈ તમે
એમનું જે સામાન્ય પક્ષીઓ છે એ ફક્ત ને ફક્ત ખાવાનું મેળવવાનું કામ કરે છે અને એમના બસ સમૂહમાં રહેવાનું કામ કરે છે. એટલે એમની જિંદગી એટલામાં જ પૂરી થઈ જાય છે કે બસ ખાલી લાંબામાં લાંબુ જીવો અને ખાવાનું ખાવ, બસ. એનાથી વિશેષ એમની કોઈ જિંદગી નહીં. તો એ રૂપક કથા મારફતે આપણને કહેવા માંગે છે કે આપણે પણ આખો દિવસ આ જ ભાગદોડ કર્યા કરીએ છીએ જીવનમાં, કે બસ ગમે તે રીતે નોકરી કરો, પૈસા કમાઓ, આપણી જે રૂટીન લાઈફ છે એ જીવો. આપણી જિંદગીમાં કોઈ નવીનતા જ નહીં. હું સોમથી રવિવાર સુધી જીવું છું તો મને એવું લાગે છે કે મેં કશું કર્યું જ નહીં. મારે તારીખ યાદ કરવી હોય ને તો મારે યાદ કરવું પડે કે હા આજે આ દિવસ હતો એટલે આજે આ વાર છે, આ તારીખ છે. કારણ કે આપણે રોજે રોજ કઈ એવી નવીનતમ વસ્તુ કરતા નથી કે જેથી કરીને આપણને વાર ને તારીખ પણ યાદ રહે. તો એટલી રૂટીન આપણી લાઈફ થઈ ગઈ છે. એટલે સ્વશોધની જે સેલ્ફ ડિસ્કવરીની જે અંતરયાત્રા છે એ આ આખું એક પુસ્તક છે. પણ પુસ્તક રૂપક કથાના મારફતે કહેવાયેલું છે. અને એમાં એક જે ડાયલોગ હતો, યે જવાની હૈ દીવાની નો એક ડાયલોગ આવે છે હિન્દી પિક્ચરનું, રણવીર કપૂરનું પિક્ચર હતું કે મેં ઉડના ચાહતા હું, દોડના ચાહતા હું, गिरना भी चाहता हूं लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता. એ જે આ પુસ્તક સાથે છે ને એ બહુ મેચ થાય છે. પછી હું તમને એક ઓશોનું કોટ્સ વાંચીને સંભળાવું છું કે ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્ટ્રેન્જ સિચ્યુએશન એવરી ઇન્ટેલિજન્ટ મેન હેઝ ટુ ફેસ. હી ઇઝ રૂટેડ ઇન ધ અર્થ એન્ડ હી વોન્ટ્સ વિંગ્સ ટુ ફ્લાય ઇન ધ સ્કાય. એટલે કે દરેક માણસ, ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ સાથે છે ને એ એવી સિચ્યુએશન ફેસ કરે છે કે એ જમીન સાથે જોડાયેલો હોય છે, પણ એને પાંખો જોઈએ છે કે જેથી કરીને આકાશમાં ઉડી શકે. એને પૃથ્વી ઉપર બધી નરિશમેન્ટ મળે છે, બધું ખાવાનું છે, સંબંધીઓ છે, જે લાગણીઓ છે, બધું પૃથ્વી સાથે જોડાયેલું છે. પણ ઉડવું છે એને આકાશમાં, એના સ્વપ્નો આકાશમાં ઉડવાના છે ને એ કરી નહીં શકતો. તો આ જે બધી વસ્તુઓ છે કે ઓશોને પણ આ પુસ્તક બહુ પ્રિય હતું અને એમણે આના વિશે થોડું ઘણી વાતો કરેલી હતી. બહુ લાંબી વાતો નહીં પણ થોડી ઘણી વાતો કરેલી હતી. ઓશો બી સ્વભાવે વિદ્રોહી સ્વભાવના હતા. વિદ્રોહ દરેકના અંદર હોવો જ જોઈએ, હું તો કહું. તો જ તમે કંઈક ને કંઈક નવીન કરી શકો. પણ જરૂરી નહીં કે એનાથી તમે પેલું નાત બહાર મુકાવ ને બીજી બધી વસ્તુઓ થાય. ઘણી બધી વખત વિદ્રોહી સ્વભાવ તમને ઘણું બધું નવું શીખવી જાય છે કે જે ફરીથી તમે સારી વસ્તુઓ સમાજને બી પૂરી પાડી શકો છો. આખા પુસ્તકના એન્ડમાં છે ને કે જ્યારે ઉડવાની તો અલગ અલગ તરકીબો શીખે જ છે પક્ષી, કે જે આપણે આપણા જીવનમાં અલગ અલગ સ્કિલ્સ શીખતા હોય છે. પછી છેલ્લે જે વાત આવે છે પ્રેમ અને કરુણાની, કે મેસેજ જે છે કે તમે બીજા પ્રત્યે, જ્યારે એ સ્ટીગલ પક્ષી જોનાથન પોતાના એ જ ઝુંડની અંદર કે જેણે એને નાત બહાર કરેલો ત્યાં જાય છે, તો બીજા જે પક્ષી છે એની સાથેના એને પૂછે છે કે કેમ ત્યાં જવું. તો કે આપણામાં એ પ્રેમ અને કરુણા બી હોવી જોઈએ. તો આપણે બીજાને દ્વેષની દ્રષ્ટિથી કે નફરતની દ્રષ્ટિથી કે દુશ્મનાવટની દ્રષ્ટિથી ના જોવા જોઈએ એમ. તો પોતાની અંદર એ પ્રેમ ઉભારવો એ બી એક લક્ષ્ય હોવું જોઈએ માણસનું. ચોપડીની અંદર એક બહુ સરસ વાત આવે છે હિયર એન્ડ નાવની. મને એવું લાગે છે કે કદાચ ઓશોએ આ વાત હિયર એન્ડ નાવ શબ્દ જે ખરો ને કદાચ આ બુક્સમાંથી લીધો બી હોઈ શકે. તો તમે જે જીવન જીવો હિયર એન્ડ નાવ, એટલે કે અહીં અને અત્યારે જ. આપણે હંમેશા ભૂતકાળની પીડા અને ભવિષ્યના સ્વપ્નમાં ખોવાયેલા રહેતા હોય છે, વર્તમાનમાં આપણે જીવતા નહીં. તો બહુ જ નાનકડી પુસ્તિકાની અંદર એટલા બધા મેસેજ બધા ભરેલા છે અને ઓરિજિનલ ઇંગ્લિશ જે બુક્સ છે એ બિલકુલ કાવ્યાત્મક ભાષામાં છે. ગુજરાતીમાં થોડો ઘણો પ્રયત્ન કરાયો છે, મીરાબેન ભટ્ટે આનો અનુવાદ કરેલો છે. તો પહેલા અનુવાદ લખ્યું છે, પછી સારા અનુવાદ લખ્યું છે અને અત્યારે છેલ્લી જે આવૃત્તિઓ થાય છે એમાં ભાવાનુવાદ છે. આ વાત મેં છે ને આ જમીલ મેડમ ખરા ને એમના ફેસબુક નું મેં વિડીયો જોયું એમાંથી આ લીધી છે મેં. કારણ કે એમણે આ વાત બોલેલી છે, મેં જોયેલું. મેં આખો વિડીયો નહીં જોયો પણ મને ખ્યાલ છે, એટલે એ લિંક મેં સેવ કરી રાખેલી કે આ બેનને ફરીથી સાંભળીશું એમ કરીને. તો આખી પુસ્તકની જે વાત છે એમાં સ્વર્ગની વાત બી આવે છે. તો સ્વર્ગની વાત એવી રીતના કરે છે કે સ્થળ અને કાળથી પરે થઈને એ સ્વર્ગ છે. સ્વર્ગ તમારી અંદર જ છે. તમે જે જીવો છો, હેપીનેસ થી જીવો છો, તમે જે ખુલીને જીવો છો, એ જ તમારું સ્વર્ગ છે. તો ઘણી બધી વાતો આમાં શીખવા જેવી છે. છેલ્લે જે એક વાત જે નીતિનભાઈએ બી કીધી, સુરેન્દ્રસિંહ અને બીજા બધા લોકોએ ચર્ચા કરી કે જોનાથન જે આ મુખ્ય પાત્ર છે એને પાર્ટ 4 માં તો એ લોકો ભગવાન બનાવી દે છે, પણ મેં પાર્ટ 3 સુધી જ વાંચી છે કારણ કે આ ગુજરાતી બુક્સમાં પાર્ટ 3 સુધી જ છે. નવો ભાગ અત્યારે જ ઉમેરાયો છે. તો પાર્ટ 3 ની અંદર જોનાથન જતા જતા એવું કહે છે કે મને ભગવાન ના બનાવતા. પણ આજનો સમાજ એવો છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, અત્યારે તો લોકો નરેન્દ્ર મોદીને બી પૂંજવા લાગી ગયા છે. તો ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી થાય છે કે આપણો સમાજ જ્યારે કોઈકને પૂંજે છે ને એનો મતલબ એ છે કે એ એના રસ્તે નહીં ચાલવા માંગતો, એ બસ દૂરથી એને પૂંજવા જ માંગે છે. જેવી રીતે બુદ્ધ છે, મહાવીર છે,
ઓશો ખુદ કહીને ગયેલા કે ભાઈ મારી મૂર્તિઓ ના બનાવતા, મને પૂંજતા ના, પણ અમુક જગ્યાએ નેપાળ કે બીજી કોઈક જગ્યાએ અત્યારે પૂજા આરતી વગેરે ચાલુ થઈ ગઈ છે. અને એવું થાય જ છે દરેક, જેવી રીતે ઉદયભાઈએ કીધું કે દરેક મોટા સંત પુરુષો સાથે આ બધી ઘટનાઓ ઘટતી જ હોય છે. નીતિનભાઈએ બહુ જ સરસ વાર્તા કીધી, બહુ મજા આવી. અને ઘણા વખત પછી આપણે આ સ્પિરિચ્યુઅલ સીકર સોસાયટીમાં લગભગ 3 મહિના પછી આપણે આ બુક રિવ્યુ કર્યો છે. હું ઈચ્છીશ કે આવું નિયમિત થતું રહે. આપણી ઈચ્છા જ એવી છે કે સ્પિરિચ્યુઅલ સીકર સોસાયટીની અંદર સ્ટડી ગ્રુપ બને, લોકો એકબીજા સાથે જોડાય, લોકો આધ્યાત્મિક બુક્સ જે વાંચે છે એનો બોધ પોતાના શબ્દોમાં બીજાની સાથે રજૂ કરે અને બીજાને પણ કંઈક શીખવાડે. કારણ કે કોઈ પોતાની જિંદગીમાં લાખો બુક્સ વાંચી નહીં શકવાનું. આપણી પાસે અઢળક સાહિત્ય છે, અઢળક બુક્સ છે, તો આપણે એકબીજાને શીખવાડતા રહીએ તો ઘણું સારું રહેશે. ફરીથી નવા બુક રિવ્યુમાં ફરીથી મળીશું, જલ્દી મળીશું એવી આશા હું રાખું છું. અને સુરેન્દ્રસિંહ બાપુને હેન્ડ ઓવર કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ નિરલસિંહ, ખૂબ સારી વાત કરી. ઘણા બધા પુસ્તકનો તમે પૂરા પુસ્તકનો સાર પણ સમજાવી દીધો બધાને. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ આજનો સેશન. ફરી એકવાર બધાનો, આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને નેક્સ્ટ જ્યારે પણ મીટિંગ હશે તો આશા રાખું છું કે બધા જોઈન થાય. આ સિવાય કોઈને હજુ પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય ને કઈ વાત કરવી હોય તો બિલકુલ ફ્રી. આ તો આપણે એક પરિવારની ભાવનાથી ભેગા થઈને મળીએ છીએ. કોઈને પોતાના અનુરૂપ કઈ કેવું હોય, મારે જોડાવું હોય તો શું કરવાનું? હા, હું એની તમારા લિંક group- અત્યારે હું લિંક એની ચેટ બોક્સમાં મૂકી દઉં છું. અને Okay. ઇન કેસ જો તમને નીતિનભાઈ અથવા સુરેન્દ્રસિંહ અથવા મારો નંબર હોય તો પર્સનલ મેસેજ બી કરી શકો છો. લિંક મૂકતા અચ્છા. મને જરા અડધી મિનિટ ના, આપજો. મારી પાસે કોઈનો નંબર નથી. મને તો પ્રશાંતભાઈએ મોકલેલું, એટલે મારી પાસે કોઈનો પણ નથી. જીએનએફસી ગ્રુપમાં મૂક્યો હતો એટલે હા, હા. ચોક્કસ ચોક્કસ. હે ને? ઓકે, Okay. હું એમાંથી લિંકમાંથી જોઈ લઈશ. નિરલસિંહ નંબર જ લખી દો ને તમારો ચેટ બોક્સ એવું કરો. હા, એક મિનિટ. બેન ખેર સાહેબ જોડાયેલા છે. આપ ક્યાંથી જોડાયેલા છો સાહેબ, બતાવી શકો? વાલિયા. અચ્છા, ઓકે. નિરલસિંહ ના ગ્રુપ થી છું. અચ્છા અચ્છા, મતલબ આ ગ્રુપમાં છો જ તમે? જી. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટથી અને બિલકુલ વિડીયો ઓન રાખીને તમે જોતા હતા એટલે મને લાગ્યું કે કદાચ પુસ્તક નીતિનભાઈ એશ્યોરન્સ આપ્યું ને કે જુઓ બધા એકબીજાને આપણે જોઈ સમજી શકીએ. મજા આવી, એન્જોય કરું છું લિટરલી. થેન્ક યુ. Okay. મેસેજ કોપી કરી લેજો, નહીતર તો પછી મીટિંગ પૂરી થશે એટલે પછી તમે કોપી નહીં કરી. ગુડ નાઇટ. Good night. ગુડ નાઇટ એવરીવન. રોહિતસિંહ બાપુ, જય માતાજી. સુરેન્દ્રસિંહ બંધ કરીએ.
પણ એમાં શું મેં પૂરું કર્યું મેં મારું એટલે છેલ્લે જ નીતિનભાઈ શરૂ કર્યું હતું